हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपनी चैनल एक्सपोज केमिस्ट्री पर, जहां पर हम आपको 9th एंड साइंस के 11th 12th और बीएससी की फ्री केमिस्ट्री क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं कोवलेंट बॉन्ड चैप्टर को। तो देखिए बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है उसको। ऑलराइट, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो बेस्ड है दो थ्योरम्स पे। उन दोनों थ्योरम्स को हम स्टडी करेंगे। देखिए, वीबीटी इज बेस्ड ऑन two theorems, based on two theorems, and these are first, देखिए फर्स्ट थ्योरम क्या है। हमारे पास यहाँ पर दो आइसोलेटेड इंडिपेंडेंट एटम्स है बच्चों, ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी ये क्या है, दो हमारे पास आइसोलेटेड इंडिपेंडेंट एटम्स हैं। इनके पास वेव फंक्शन है साई ए एटम का वेव फंक्शन है, साई बी एटम का वेव फंक्शन है। अब यहाँ पर जो हमारे पास सिस्टम है उसका जो टोटल वेव फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट होगा दोनों वेव फंक्शंस का। तो मतलब साई जो टोटल है वो किसके इक्वल होगा, साई ए एंड साई बी। एंड यहाँ पे जो टोटल एनर्जी रहेगी सिस्टम की दैट इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी। तो ये है बच्चों हमारी फर्स्ट थ्योरम। तो यहाँ पर हमारे पास दो एटम्स है, ए एटम एंड बी एटम। ठीक है, ये दोनों कैसे एटम्स है, इंडिपेंडेंट, टू isolated independent atoms, independent atoms। दो आइसोलेटेड इंडिपेंडेंट एटम्स हैं हमारे पास, साई ए एंड साई बी। क्या है, साई ए एंड साई बी ये क्या है हमारे पास, वेव फंक्शंस हैं। वेव फंक्शन ऑफ ए एंड बी एटम, ए एंड बी एटम। ठीक है, साई भी क्या है, वेव फंक्शन है ए और बी एटम का। तो यहाँ पर टोटल जो हमारा वेव फंक्शन है सिस्टम का वो किसके इक्वल हो जाएगा, सो द टोटल वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज किसके इक्वल होगा, वो साई टोटल दैट इज इक्वल टू साई ए एंड साई बी। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल वेव फंक्शन साई ए प्रोडक्ट होगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, प्रोडक्ट होगा साई ए एंड साई बी। इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। उसके बाद अगर हमें देखना है एनर्जी को सिस्टम की, तो एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, ऐड हो जाएगी। यहाँ पर ई टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, ई ए प्लस में ई बी। सो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज E total that is equal to EA प्लस में EB। ये क्या हो जाएगी बच्चों, हमारी टोटल एनर्जी। समझ में आ गया, ये हमारी फर्स्ट थ्योरम है। नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड थ्योरम को। सेकंड थ्योरम, तो सेकंड थ्योरम क्या है बच्चों, अगर हमारे पास बहुत सारे वेव फंक्शंस है, ठीक है, साई 1 साई 2 साई 3 साई 4, ठीक है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे वेव फंक्शंस हैं। तो हमें ट्रू वेव फंक्शन कैसे ऑब्टेन होगा, तो ट्रू वेव फंक्शन को ऑब्टेन करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन कर देते हैं इन सभी वेव फंक्शन का। ठीक है, इन सभी वेव फंक्शन को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, तो हमें वहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा ट्रू वेव फंक्शन। ऑलराइट, सो यहाँ पर ट्रू वेव फंक्शन अगर हमारे पास साई 1 साई 2 साई 3 इस तरीके से क्या है हमारे पास, टू साई एन वेव फंक्शन है। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास वेव फंक्शन है। तो ट्रू वेव फंक्शन कैसे ऑब्टेन होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन से। यहाँ पर कंबाइन कर देंगे इनको, C2 साई 2 एंड C2 साई 3, इस तरीके से क्या हो जाएगा अप टू Cn साई n। लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा सभी वेव फंक्शन का, तो हमें ऑब्टेन हो जाएगा ट्रू वेव फंक्शन बच्चों। अब यहाँ पर C1 C2 C3 ये क्या है, C1 C2 C3 एंड अप टू Cn, ये बच्चों हमारे पास कॉफिशिएंट्स हैं। ठीक है, जो हमें क्या बताते हैं, कंट्रीब्यूशन को बताते हैं वेव फंक्शन की। सो C1 C2 C3 अप टू Cn आर द coefficients indicating the contribution of each wave function, indicating the contribution of each wave function, ठीक है, each wave function। अब है बच्चों, अगर हम इन
कॉफिशिएंट्स का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या ऑब्टेन होगा, अगर हम इन कॉफिशिएंट्स का स्क्वायर करते हैं तो वहाँ पर हम मेजर कर सकते हैं वेट को हर एक वेव फंक्शन की। ऑलराइट, सो द स्क्वायर ऑफ दीज कॉफिशिएंट्स, the square of these coefficients may be taken as the measure of weight, may be taken as the measure of weights of each wave function, of each wave फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो जो स्क्वायर है इन कोफिशिएंट्स का उसको हम कैसे ले सकते हैं, एज अ मेजर ऑफ वेट्स ऑफ ईच वेव फंक्शन, हर एक वेव फंक्शन के वेट को मेजर करना। तो उसके बाद यहाँ पर हम हर एक जो वेव फंक्शन है उसके वेट को मेजर कर सकते हैं बाय स्क्वायरिंग द कोफिशिएंट्स। उसके बाद है इन कोफिशिएंट्स को इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, मिनिमम यहाँ पर हमें एनर्जी देखने को मिलती है, लोएस्ट एनर्जी देखने को मिलती है, मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऑलराइट, सो दीज कोफिशिएंट्स आर so adjusted, these coefficients are so adjusted as to give a state of lowest energy, that is a state of maximum stability, ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये थी हमारी सेकेंड थ्योरम। नेक्स्ट है बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो देखिए बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं दो एटम को, एक हमारा HA एटम, एक है HB एटम्स। ठीक है, कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन एटम्स को, एक है HA एटम और दूसरा है HB एटम। एक HA एटम है और एक HB एटम है। जब ये दोनों एटम्स बच्चों दूर दूर हैं, ठीक है, जब ये दो एटम्स दूर दूर होंगे तो यहाँ पर कोई भी इंट्रैक्शंस नहीं होगी, इनके बीच में कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। जब ये दूर दूर होंगे तो इनके वेव फंक्शन को हम कैसे राइट करेंगे, साई इज इक्वल टू साई ए एंड साई बी। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। साई ए क्या है, वेव फंक्शन ऑफ HA एटम, एंड साई बी क्या है, वेव फंक्शन ऑफ HB एटम। सो साई ए क्या है, वेव फंक्शन ऑफ HA एटम, and psi b is the wave function of HB atom, psi a वेव फंक्शन है HA एटम का, psi b वेव फंक्शन है HB एटम का। ये हम बात कर रहे हैं जब ये दोनों एटम्स दूर दूर हैं बच्चों, यहाँ पर कोई भी इंट्रैक्शंस नहीं है इनके बीच में। तो जो टोटल वेव फंक्शन है दैट इज psi a एंड psi b। psi a इज द वेव फंक्शन ऑफ HA एटम एंड psi b इज द वेव फंक्शन ऑफ HB एटम। बट जैसे ही इन दोनों एटम्स को पास में लाया जाता है तो इनके बीच में क्या होता है बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पर इनके बीच में इंट्रैक्शंस होती हैं, वेरियस इंट्रैक्शंस होती हैं। इसमें एक आती है हमारी अट्रैक्टिव इंट्रैक्शंस, एक है रिपल्सिव इंट्रैक्शंस। ऑलराइट, तो जब एटम्स को हम क्लोज लेके आएंगे यहाँ पर क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, इंट्रैक्शन होगी, और यहाँ पर एक होगी हमारी रिपल्सिव इंट्रैक्शन और एक होगी हमारी अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन, ठीक है बच्चों। एक तो कैसी है, रिपल्सिव, और एक है हमारी अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा जो इंट्रैक्शन है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर। ये हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम ये है HA, दूसरा हाइड्रोजन एटम है HB। ठीक है, दो एटम है ये हाइड्रोजन के। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जैसे इनको क्लोज लेके आएंगे इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है और इनके बीच में क्या हो रही है, इंट्रैक्शन हो रही है। अब अट्रैक्टिव इंट्रैक्शंस कहाँ है और रिपल्सिव इंट्रैक्शन कहाँ है, ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा।
एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का न्यूक्लियस, बिकॉज हमें क्या पता है बच्चों, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव पॉजिटिव ऑलवेज रिपेल ईच अदर, नेगेटिव नेगेटिव ऑलवेज रिपेल ईच अदर, है ना। सेम चार्जेस तो रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पर के एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का न्यूक्लियस, इसके बीच में क्या होगी, अट्रैक्टिव इंट्रैक्शंस। एक एटम का इसका न्यूक्लियस और इस वाले एटम का इलेक्ट्रॉन अपोजिट चार्ज है, तो दोनों के बीच में कैसी अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन हो जाएगी। यहाँ पर कैसे रिपल्सिव इंट्रैक्शन है, इन दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सिव इंट्रैक्शन। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैसे इंट्रैक्शंस होंगी हमारी, रिपल्सिव इंट्रैक्शन, सेम चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, दोनों कैसी होंगी, रिपल्सिव। समझ में आया बच्चों इंट्रैक्शंस। यहाँ पर एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे का न्यूक्लियस अट्रैक्टिव, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन सेम चार्जेस है, रिपल्सिव इंट्रैक्शन, फिर ये वाला न्यूक्लियस इनके बीच में रिपल्सिव इंट्रैक्शन। अब ये वाला न्यूक्लियस, इस एटम का न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्टिव इंट्रैक्शंस। समझ में आ गई इंट्रैक्शंस। एक है हमारी रिपल्सिव इंट्रैक्शन, एक अट्रैक्टिव इंट्रैक्शंस। तो यहाँ पर जो सिस्टम है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर हम सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे HA1 एंड HB2। सिस्टम को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो 1 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर जो 1 है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एंड 2 क्या है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद HA एटम, ठीक है। सो 1 रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद HA atom and second 2 represent the electron associated with HB atom। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। 1 represent the electron associated with HA atom and second represent the electron associated with HB atom। ऐसे हमने सिस्टम को रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर अब जो हमारा टोटल वेव फंक्शन होगा, वेव फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर psi that is equal to psi A1 and psi B2, ये हो जाएगा बच्चों हमारा वेव फंक्शन, ठीक है। जब इनके बीच में क्या हो रही है, इंट्रैक्शंस हो रही है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, जब दो एटम को इनको पास में लाया जा रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर जो वेव फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, psi is equal to psi A1 एंड psi B2। यहाँ पर जो psi A1 है ये क्या है बच्चों, वेव फंक्शन है हमारा HA एटम का, ठीक है, और psi B2 ये क्या हमारा वेव फंक्शन है HB एटम का। तो जो कंबाइंड वेव फंक्शन है दैट इज इक्वल टू psi A1 एंड psi B2, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, psi A एंड psi B। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंबाइंड वेव फंक्शन हो जाएगा। यहां तक नोट करो, फिर आगे करते हैं। तो अभी जो हमने बच्चों पढ़ा वेव फंक्शन, उसको यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए एज अ फंक्शन ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो देखिए फिगर के अंदर जो हमारा कर्व फर्स्ट है, यहाँ पर जो एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं उनको देखिए किस तरीके से हो रहे हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे ही एटम क्लोज आ रहे हैं, ठीक है, जैसे ही एटम एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है, जब तक एक मिनिमम वैल्यू नहीं पहुंच गई है, ठीक है, जब तक एक मिनिमम वैल्यू पे नहीं आ जाती, एनर्जी क्या हो रही है हमारी डिक्रीज हो रही है, जब दो एटम्स क्या आ रहे हैं, पास में आ रहे हैं, ठीक है। और कन्वेंशनली जो हमारे आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम्स है, आइसोलेटेड के लिए जो हमारी एनर्जी है उसको हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। बट जैसे यहाँ पर जो एटम्स है वो क्लोज आ रहे हैं, जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, और ये जो फोल है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। एंड दिस स्टेज कॉरस्पॉन्ड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, एंड ये जो फोल है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, बॉन्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं इसे हम, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। एंड जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी आती है दैट इज इक्वल टू 24 किलो जूल पर मोल आती है, ठीक है। कितनी आती है, 24 किलो जूल पर मोल। बट जो हमारी एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी है वो कितनी होती है, 458 किलो जूल पर मोल। तो देखिए बच्चों कितना यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। यहाँ से हमारी जो एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है, 24 किलो जूल पर मोल। बट जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है बॉन्ड एनर्जी की वो क्या है, 458 किलो जूल पर मोल।
तो ये एक दूसरे के साथ में क्या है, एग्री नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कुछ और चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। यहाँ पर क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि जो इंट्रैक्शंस हैं हमने कहीं वो इग्नोर तो नहीं किए। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों वैल्यू हैं ये एग्री नहीं कर रही हैं, मतलब कि हमने जो हाइड्रोजन एटम्स हैं इनमें जो इंट्रैक्शंस है उनको इग्नोर किया है। ठीक है, उनको हमने कंसिडर नहीं किया। कुछ यहाँ पर इंट्रैक्शंस है हाइड्रोजन एटम्स के बीच में जिसको हमने इग्नोर किया है। तो फर्दर जो वेव फंक्शन है बच्चों उसको इम्प्रूव किया गया ताकि जो हमारी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू है वो कंपैरेबल हो पाए किसकी, हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की। तो यहाँ पर क्या की गई, कुछ इंप्रूवमेंट्स की गई, वेव फंक्शन जो है उसको इम्प्रूव किया गया। तो यहाँ पर कौन सी इंप्रूवमेंट्स की गई, एक तो थी बच्चों यहाँ पर फर्स्ट इंप्रूवमेंट एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड इंप्रूवमेंट बच्चों यहां पर थी स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड इंप्रूवमेंट थी बच्चों यहां पर जो हमारा आयनिक करेक्टर है हाइड्रोजन बॉन्ड्स का, वो थर्ड इंप्रूवमेंट है आयनिक करेक्टर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये 3 इंप्रूवमेंट की गई बच्चों ताकि जो हमारी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू है वो क्या पाई, कंपैरेबल हो पाई किसकी, एक्सपेरिमेंटल जो हमारी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू उसकी 458 किलो जूल पर मोल है जो कि। ऑलराइट, तो ये 3 इंप्रूवमेंट की गई, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट इंप्रूवमेंट, सेकंड इंप्रूवमेंट स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड इंप्रूवमेंट आयनिक करेक्टर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही करते हैं। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।